हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट टू। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी शुरू कर दी एग्ज़ाम की या नहीं करी? अब तो डेट आ चुकी है, तो उम्मीद यही करूँगी कि तैयारी शुरू कर दी होगी। करी है ना? कर दो, नहीं करी अब कब करोगे? अब कितना ही टाइम बचा है दिसंबर में, तो भाई जल्दी जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दो। और कोई दिक्कत आ रही हो किसी चीज़ में, किसी टॉपिक थ्योरी में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करूँगी आपने जीएस भी पढ़नी स्टार्ट कर दी होगी, जब मैंने आपको बोला था। जब फॉर्म फिल हो रहे थे तब भी मैंने आपको बोला था, जब नोटिफिकेशन आया था, कि प्लीज़ आप जीएस की स्टडी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जीएस जितना पढ़ लो वो कम है, नॉलेज जितनी गेन कर लो कम है। स्पेशली मैंने रिटन एग्ज़ाम का भी बोला था, और बॉटनी का भी मैंने आपको बोला था कि जूलॉजी क्लासेस चल रही हैं, बट अगर बॉटनी की चाहिए तो बताइए। बट किसी की कोई डिमांड नहीं थी बॉटनी से रिलेटेड, तो हमने स्टार्ट नहीं करी थी। उम्मीद करूँगी कि आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि सिर्फ जूलॉजी पढ़ेंगे और बाकी हो जाए तो नहीं होगा। आपको सब सब्जेक्ट्स प्रॉपरली पढ़ने होंगे, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे आपको जनरल स्टडीज़ हो। उसमें भी आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब प्रॉपर एक क्लास ली थी इसकी। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करो, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो अभी भी नहीं की है तो। हल्के में मत लो, बहुत टाइम बाद एग्ज़ाम आया है और नेक्स्ट कब आएगा नहीं पता, तो ये मौका हाथ से नहीं जाने दो। चलो, कल की क्लास में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, 1 अक्टूबर से हमारी क्लासेस होंगी दिन में अब 2 बार होंगी। वही शाम को 6 बजे एक क्लास, और दूसरी होगी रात को 8 बजे। आपको 1 घंटे का बीच में गैप मिलेगा। प्लीज़ क्लासेस अटेंड करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले सके क्लासेस का। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। जूलॉजी की जो मैंने स्टार्ट करी है वो मैं कंप्लीट भी कराऊंगी। और चलो अब जल्दी से देखते हैं हमने ऑलरेडी कल क्या क्या पढ़ा था। कल हमने बात करी थी सर्कुलेशन की, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डिटेल डिस्कशन था, तो प्लीज़ कल की क्लास अटेंड कर लेना, नहीं देखी तो। देन हमने टाइप्स की बात करी थी, लिम्फेटिक सिस्टम की, हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, पाथ ऑफ ब्लड इन डबल सर्कुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, वॉल्स ऑफ द हार्ट, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट वेल्व्स के बारे में भी हमने ये सारे पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में जाके समझा था। तो प्लीज़ अटेंड करना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और हमने हार्ट बीट की भी बात करी थी। फिर हमने बात करी थी न्यूरोजेनिक वर्सेस मायोजेनिक हार्ट की, और इसको भी समझा था। कंडक्टिंग सिस्टम क्या है आपके मायोजेनिक हार्ट का, ये पढ़ा था, डिटेल में डिस्कशन था। बंडल ऑफ हिस को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था ये क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे लग रहा था इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका भी देखो हमने डिटेल डिस्कशन किया था। बंडल ऑफ हिस, लोकेशन, फंक्शन। और आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट की, हार्ट बीट के नियंत्रण की। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो। अब इतना टाइम नहीं है, क्लासेस के बाद अलग से नोट्स बनाने बैठो, साथ साथ बनाते चलो। और अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, एलटी ग्रेड की हो चाहे सीटेट की हो, किसी भी क्लास में अगर ग्रेड डोर में किसी में आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए उसी टाइम। कोशिश यही करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई करूँ और कन्फ्यूज़न करूँ सारी दूर। तो स्टार्ट करते हो आज की क्लास को, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस कंट्रोल की। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन ले लेना। द हार्ट बीट्स ऑन इट्स ओन, बट द नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड। हार्ट बीट जो है मतलब खुद ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये जो होता है हार्ट बीट की जो स्पीड होती है उसे इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। एक सेकेंड। तो हमारा जो हार्ट है ना, हमारा हृदय जो है, हमारा हार्ट यानी आपका हृदय जो है अपनी मांसपेशियों से खुद धड़कता है। खुद धड़कता है। ये क्या हो गया? ये हो गया मायोजेनिक नेचर। मायोजेनिक नेचर, समझ आया? लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसकी गति को यानी स्पीड को तेज और धीमा करता है। यहाँ तक बात समझ आई? जो नर्वस सिस्टम है वो इस स्पीड को, इस गति को तेज और धीमा कर सकता है।
सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्व्स की। ये क्या करती हैं, हार्ट बीट को तेज़ करती हैं, फास्टर, हृदय की गति जो है वो बढ़ाते हैं, जो आपके सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं। फिर आ जाता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, वेगस नर्व्स भी कहते हैं। ये हार्ट बीट को धीमा करती हैं। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या है, ये हिस्सा है ब्रेन का, इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ये है इसका कंट्रोल सेंटर। जल्दी से पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। ये नियंत्रण केंद्र होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का ये भाग है, हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बारी आ जाती है हार्मोनल कंट्रोल की। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हार्ट बीट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो हो गए आपके कौन से हार्मोन, जैसे हो गया आपका एड्रेनालिन और हो गया आपका थायरोक्सिन। ये जो होते हैं ऐसे हार्मोन होते हैं जो डायरेक्टली हार्ट बीट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो प्रभावित करते हैं डायरेक्ट ये हार्ट बीट को। ठीक है, सीधे प्रभावित करेंगे। जो आपका एड्रेनालिन हो गया, ये क्या करेगा, हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा और इसको बनाएगा स्ट्रॉन्ग, इंक्रीजेज हार्ट बीट एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर। थायरोक्सिन जो होगा ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और इनडायरेक्टली क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। इनडायरेक्टली हार्ट बीट को फास्ट करता है आपका थायरोक्सिन, और एड्रेनालिन क्या करेगा, हार्ट बीट बढ़ाएगा और इसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, या स्ट्रॉन्ग कर देता है, कह सकते हो बलशाली कर देता है। कार्डियक साइकिल की चलो बात करें अगर हम हृदय चक्र की, तो ये क्या है, वन कंप्लीट हार्ट बीट हो गई। कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। क्या है ये, हृदय चक्र हमारा, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र एक पूरी धड़कन है। ये क्या है, एक कंप्लीट हार्ट बीट है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। इसे इरेज करूं तो बताओ, यहाँ पे या फिर यहाँ लिख देती हूँ। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स का, यानी एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। एक्चुअली ना इसे इरेज करके प्रॉपर सही वे में ही लिख देती हूँ, क्योंकि इसमें करेक्शन भी मुझे करना था कुछ। तो एक कंप्लीट साइकिल हो गई। कॉन्ट्रैक्शन इजिकल टू रिलैक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स और एट्रिया का तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा ना, कंप्लीट हार्ट बीट। तो ये आप इसे ऐसे कर लो प्लस, है ना। मैं वही सोचूं मैंने क्यों इसे कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू क्यों लिखा है, ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही तो होता है। क्योंकि संकुचन और रिलैक्सेशन यानी प्रसार, संकुचन और प्रसार होता है आर्टरी और वेंट्रिकल्स का, जो हमने कल पढ़ा भी था। तो कार्डियक साइकिल होता है एक कंप्लीट हार्ट बीट, एक कंप्लीट चक्र जिसे हम बोलते हैं। क्या होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है एट्रिया का और वेंट्रिकल्स का, और टाइम टेकन कितना होगा, अबाउट 0.8 सेकेंड, लगभग 0.8 सेकेंड का समय होगा। बढ़े आगे, चलो अब बारी आएगी इसके फेजेस की, कार्डियक साइकिल के फेजेस की। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एट्रियल सिस्टोल, 0.1 सेकेंड होगा इसमें टाइम। बोथ एट्रिया क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट, यानी संकुचलित होती हैं दोनों एट्रिया। दोनों एट्रिया संकुचित होती हैं, संकुचित होती हैं, यानी बोथ एट्रिया कॉन्टैक्ट्स। और जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल्स में चला जाता है। ब्लड इज पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल्स, जो आपका ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। कितना टाइम यहाँ पे जा रहा है, 0.1 सेकेंड।
टोटल कितना था 0.8 है ना। चलो अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसमें कितना टाइम है 0.3 सेकेंड। इसमें क्या होगा, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, उसमें संकुचित क्या हो रहा था आपका एट्रिया, और इसमें संकुचित यानी कॉन्टैक्ट में क्या है आपके बोथ वेंट्रिकल्स, यानी दोनों वेंट्रिकल्स संकुचित होते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। दोनों वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे यानी संकुचित होंगे, और ब्लड मूव करेगा राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। क्लियर है। पल्मोनरी आर्टरी से जो आपका हम कह सकते हैं, जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो मूव करेगा लंग्स की ओर वेया पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी में ऑर्टा से। क्लियर है, आगे बढ़े। अब बारी आ जाती है आपके एट्रियल प्लस वेंट्रिकुलर डिस्टोल की। कितना टाइम जा रहा है 0.4 सेकेंड। देखो 0.4 सेकेंड इसमें, 3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड इसमें, 0.1 सेकेंड इसमें, 0.8 हो गया आपका टोटल। अब इसमें दोनों आपके आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों ही होंगे रिलैक्स, है ना। दोनों क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, यानी शिथिल होते हैं। दोनों आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों शिथिल होते हैं। फिर क्या होता है, ब्लड फ्रॉम वेन्स फिल्स द एट्रिया अगेन। जो ब्लड होगा वेन्स से, यहाँ पे लिख देती हूँ, नसों से रक्त फिर से एट्रिया में भरता है। रक्त यानी आपका ब्लड फिर से एट्रिया में भरता है। क्लियर है यहाँ तक बात। बढ़ा जाए आगे, बताओ बढ़े। अब बारी आ जाती है हमारे वॉल्यूम ऑफ ब्लड की, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने एसवी की यानी स्ट्रोक वॉल्यूम की, तो ये क्या है, ब्लड पम्प्ड बाय वन वेंट्रिकल। यहाँ पे हैंड टू हैंड कर देते हैं, और ये मैं फिर से आपको माफ़ी चाहूँगी, आज का टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा हो रही है लोड की वजह से, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ब्लड पम्प्ड बाय वन वेंट्रिकल इन 1 बीट कितना होगा, अप्रॉक्स 70 मिलीलीटर। यानी आपका एक वेंट्रिकल द्वारा क्या होगा, एक वेंट्रिकल द्वारा एक बार में या एक बार की धड़कन में पंप हुआ ब्लड कितना होगा आपका, अप्रॉक्स 70 ml। हार्ट बीट कितनी होती है, कितने पर मिनट के हिसाब से, तो 72 पर मिनट जो होती है वो बीट होता है। हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट इज इक्वल टू बीट पर मिनट। कितने टाइम धड़क रहा है, 72 पर मिनट। क्लियर है यहाँ तक। प्रति मिनट धड़कन होगी आपकी अप्रॉक्स 72 पर मिनट। कार्डियक आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, SV इंटू HR करके, तो अप्रॉक्स हमारा आ गया 5 लीटर पर मिनट। दिस मीन्स आवर हार्ट पम्प्स अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड एवरी मिनट, यानी हमारा जो दिल है कितना ब्लड पंप करता है, अप्रॉक्स अबाउट 5 लीटर ब्लड हर एक मिनट में। क्लियर है यहाँ तक बातें, बताओ बढ़ा जाए आगे। अब बारी आ जाती है आपके हार्ट साउंड्स की। तो फर्स्ट साउंड होती है आपकी लब, क्लोजर ऑफ AB वल्व्स, AB वल्व्स के बंद होने से जो आती है फर्स्ट साउंड है आपकी लब। और सेकंड है आपकी क्लोजर ऑफ AB, हम सिंपली कह सकते हैं आपका ट्रिकस्पिड प्लस बिकस्पिड। इनके क्लोजर ऑफ AB से ही आपकी क्या आ रही है, फर्स्ट साउंड आ रही है लब। सेकंड साउंड हो गया आपकी डब, ये कब आ रही है, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वल्व से, इनके बंद होने से। एक्स्ट्रा एबनॉर्मल साउंड जो होती है वो होती है आपकी मुरमुर्स। बताओ यहाँ तक बात खत्म हुई हमारी, क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए टॉपिक पे, चलो।
कहाँ गया टॉपिक, पेज ओपन हो गया, चलिए देखें, हाँ आ गया। तो अब बारी आ जाती है आपके ब्लड प्रेशर की, यानी आपके बीपी की, जो आजकल काफ़ी लोगों में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कॉमन सा होता जा रहा है बीपी। स्ट्रेस इतना बढ़ता जा रहा है तो ये दिक्कत आजकल बहुत ज़्यादा होती जा रही है लोगों को, बीपी की, शुगर की, डायबिटीज़ जो होता है। ब्लड प्रेशर हमें पता ही है नॉर्मल कितना होता है, 80-120 होता है ना, हमें ये चीज़ पता है 80-120 होता है ब्लड प्रेशर। आखिरकार ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसको अगर हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। ये क्या है? वो बहता हुआ ब्लड का दबाव है जो किस पे आ रहा है, आर्टरीज की वॉल्स पे। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कौन सा दबाव है, यह वह दबाव है, वह प्रेशर है, यानी वह प्रेशर, या आप हिंदी में बोल सकते हो दबाव। ये वह प्रेशर या दबाव जो क्या होता है, बहता हुआ रक्त जो हो गया, यानी फ्लोइंग ब्लड, बहता हुआ ब्लड आर्टरीज की वॉल्स पे डालता है। आर्टरीज की दीवारों पर डालता है, यानी वॉल्स पर डालता है। नॉर्मल हमें पता है क्या होता है, एडल्ट में ब्लड प्रेशर बीपी नॉर्मल हमें पता है क्या होता है, 80-120 होता है mmHg। क्लियर है? बढ़े आगे। अब अब बारी आ जाती है आगे, पेन कहाँ गया, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? ये कब प्रोड्यूस होता है, जब वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आती है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब हमारे हृदय की जो निलय होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, यानी संकुचित होती हैं। जब हृदय के निलय यानी वेंट्रिकल्स संकुचित होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी संकुचित होते हैं। ये क्या है, आर्टरीज का क्या है, ये मैक्सिमम प्रेशर है। नॉर्मल क्या होता है, 120 होता है, 120 mmHg। ये चीज़ हम जानते हैं, ये है मैक्सिमम प्रेशर इन आर्टरीज, धमनियों में अधिकतम दबाव। आगे बढ़ें। अब बारी आ जाती है डिस्टोलिक प्रेशर की। ये कब होगा, जब वेंट्रिकल्स हो जाएंगी रिलैक्स, डायस्टोल भी आप कह सकते हो उसे। ये कब होता है, जब आपकी जो वेंट्रिकल्स हो गई यानी नीले हो जाएंगी क्या, रिलैक्स, यानी आपकी वेंट्रिकल्स जो होंगे क्या होंगे, रिलैक्स यानी शिथिल। शिथिल होते हैं। मिनिमम प्रेशर जो होगा आर्टरीज का क्या होगा, 80 mmHg नॉर्मल। हम कहते हैं ना 80-120 नॉर्मल होता है, तो मैक्सिमम प्रेशर आपका होगा आर्टरीज में कितना, 120, और मिनिमम क्या होगा, 80 mmHg। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अब बारी आ जाती है आपकी पल्स की। पल्स, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किसे किसे पता है बताओ, क्या बोलते हैं हम पल्स को हिंदी में? इसे हम बोलते हैं नाड़ी। क्या होगा, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरीज विद ईच हार्ट बीट। इसका मतलब क्या हुआ, हर धड़कन के साथ पल्स होती नहीं है, हाथ से ऐसे डॉक्टर पकड़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या चल रही है पल्स, सब कुछ डॉक्टर चेक करते हैं ना कलाई पकड़ के, तो वही है पल्स, धड़कन। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। हर धड़कन के साथ आर्टरीज का एक्सपेंशन एंड रिकॉइल, यानी आर्टरीज को हम बोलते हैं
धमनी है ना, तो आर्टरीज है तो धमनियों का फैलना और सिकुड़ना, यानी एक्सपेंशन एंड रिकॉइल, फैलना और सिकुड़ना। ये कलाई की रेडियल आर्टरी पर चेक किया जाता है, नापा जाता है रिस्ट से। डॉक्टर करते हैं या नहीं करते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ के चेक करते हैं ना, तो क्या होता है, यहीं से ये चेक किया जाता है, यानी हमारे रिस्ट की रेडियल आर्टरी से ये चेक किया जाता है। और नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है, 72 बीट्स होती हैं पर मिनट इन एडल्ट। क्लियर है, सामान्य पल्स रेट कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट होता है इन एडल्ट। ये नॉर्मल पल्स रेट है। क्लियर हो गया बड़े। अब बारी आ जाती है पल्स प्रेशर की। तो ये क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जैसे 120 - 80 यानी कितना आ गया आपका नॉर्मल, 40 mmHg आ गया। आगे बढ़ते हैं, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो अब बारी आ जाती है डिसऑर्डर्स की, या आप कह सकते हो बीमारियों की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण की बीमारियां, डिसऑर्डर। एक एक करके चलो देखा जाए। सबसे पहले आ जाता है हाइपरटेंशन, हाई बीपी, जो बहुत है भाई, टेंशन में बहुत हो जाता है। स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा नमक मसाले तला तुला खाने से बीपी हाई हो जाता है। बीपी जब कंटिन्यूसली क्या जा रहा हो, 90/140 से अब जा रहा है ना, तो मतलब क्या हो गया, आपको हाई बीपी की दिक्कत है ना। किस वजह से होता है ये, आजकल इतने तनाव हैं, हर चीज़ में तो मिलावट है, और बाहर का बहुत हो गया, फास्ट फूड हो गया, तला तुला हो गया, तो मोटापा हो गया, हेरिडिटी की वजह से भी। तो ये सारे कॉजेज़ हो जाते हैं आपके हाइपरटेंशन के। इसके अफेक्ट्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो गया, किडनी डैमेज, और भी काफ़ी बुरे बुरे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। ये चीज़ आप जानते ही होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर लगातार हाइपरटेंशन में क्या होता है, लगातार जो आपका बीपी होता है वो 90/140 से ऊपर जाता है, और नॉर्मल होता कितना है आपका, 80/120 होता है। पर इसमें क्या होता है, इससे ऊपर जाता है, 140 90 से, 90/140 से अबव जाएगा। और जिसके कॉजेज़ आप देख चुके हैं, तनाव, बहुत ज़्यादा नमक तला तुला खाना, ओबेसिटी हो गया, हेरिडिटी हो गया यानी मोटापा हो गया, और इफ़ेक्ट्स भी आप जान चुके हैं। अब बारी आती है आगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में होता है लो बीपी, जब लगातार जो आपका बीपी है वो 60-90 से नीचे आए। इसके कई कारण हो सकते हैं, ब्लड लॉस भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, कम पानी पीना, या हार्मोन प्रॉब्लम भी इसका कारण हो सकती है। पानी की कमी भी हो सकती है, ब्लड लॉस भी हो सकता है, और हार्मोन प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अफेक्ट होते हैं डिजीनेस, फेंट होना, शॉक होना, ये सब इसके अफेक्ट्स होते हैं। और बहुत बुरा है बीपी, बहुत बुरा है। काफ़ी चीज़ें देखी हैं मैंने बीपी की वजह से, तो बहुत ख़तरनाक है अपने आप में। भले ही आजकल नॉर्मल हो गया है, बट अफेक्ट्स बहुत बुरे हैं, चाहे हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, और मैं दोनों के देख चुकी हूँ, और बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स हैं। इससे बेटर इंसान अवॉइड ही कर दे बाहर का, नॉर्मल अपना हेल्दी खाए, बट इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। सुनने में तो सिर्फ इतना ही नॉर्मल लगता है कि ठीक है, शॉक है, फेंट होना, चक्कर आना, बट उनसे भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। इस बीपी से ही कई बार क्या होता है ना, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं ना कि फिर सही होने को पता नहीं। चलो छोड़ो, बस यही जान लो कि हाई हो या लो हो, बुरा ही है। अब बारी आ जाती है आपके वेरिकोस वेंस की। वेंस वेल्व्स बिकम वीक, blood collects, veins become swollen and twisted, especially in legs। क्या है ये आपका, चलो जल्दी से देखते हैं आपका
वेरिकोज नसी, क्या होता है, नसों के जो वेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। नसों के वल्व्स क्या होते हैं हम वैसे कल जान चुके हैं। तो वल्व्स क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ब्लड क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, ब्लड कलेक्ट। और आपकी जो वेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, स्वेलन और ट्विस्टेड हो जाएंगी। नसें फूल जाती हैं और मुड़ जाती हैं। स्वेलन मतलब हो गया फूल जाती हैं। और क्या होती है, मुड़ जाती है, ट्विस्टेड। स्पेशली कहाँ की, पैर की। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। बढ़े आगे। अब बारी आ जाती है आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस की। इसमें फैट या आप कह सकते हो क्लोरोसिस जो होता है आर्टरी वॉल्स पे जमा हो जाता है। आर्टरीज जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और जो ब्लड फ्लो होता है, रक्त प्रवाह जो होता है वो कम हो जाता है। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा आर्टरी वॉल्स में, आर्टरी बिकम नैरो हो जाएंगी और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। बढ़े आगे। फिफ्थ है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होगा, आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी और लेस इलास्टिक। ये ओल्ड एज में क्या है, कॉमन है। कठोर हो जाती हैं और कम लचीली, है ना। आर्टरीज कठोर हो जाएंगी और लेस इलास्टिक यानी कम लचीली। ये कॉमन है ओल्ड एज में, बुढ़ापे में। आगे बढ़ा जाए। नोट कर लिया तो बताओ। बढ़े। अब बारी आ जाती है आपके हार्ट फेलियर की। तो हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली। सिम्टम्स क्या होंगे, टायर्डनेस, ब्रीथलेसनेस एंड स्वेलिंग। हार्ट फेलियर, हृदय विफलता जिसे हम कहते हैं, आपको पता ही है क्या होता है। नहीं पता तो थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इफ़ेक्टिवली जो हार्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है। इफ़ेक्टिवली जो आपका हृदय है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है हार्ट फेलियर में, क्या होता है। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, टायर्डनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई, ब्रीथलेसनेस हो गई, सांस फूलना हो गया, सूजन हो गया, थकान हो गई। यहाँ लिख भी देती हूँ क्या होता है आपका, हृदय प्रभावी ढंग से ब्लड पंप नहीं कर पाता। लक्षण इसके क्या होंगे, थकान होना, सांस लेने में दिक्कत हो गई और सूजन हो गई, सांस फूलती है, सांस फूलना। जल्दी से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। बढ़े। अब बारी आती है नेक्स्ट की, जो है हमारा हार्ट ब्लॉक। इसमें क्या होता है, आपके हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम में हो जाती है प्रॉब्लम, SAAV नोड जो हो गया आपका। इससे क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट होती हैं और डिजीनेस यानी 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 पेन कहाँ गया, हृदय की विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल प्रणाली, इलेक्ट्रिकल प्रणाली भी आप कह सकते हो। कौन सी हो गई आपका, SA
और AV नोड, इसको हम कल ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें रुकावट यानी प्रॉब्लम, जिस वजह से क्या होती है, इर्रेगुलर हार्ट बीट भी और डिजीनेस भी, चक्कर आना, इर्रेगुलर धड़कन हो गई। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो, अब हम बात करें अगर ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स को हम कह सकते हैं क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। 3 मुख्य प्रकार के ये होते हैं। फर्स्ट होता है आपका आर्टरीज, सेकंड होते हैं आपके वेंस और थर्ड होता है आपका कैपिलरीज। कल हम बात करेंगे इन सब के बारे में इन डिटेल। आर्टरीज, वेंस, कैपिलरी सब डिटेल में होगी, इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, फीचर्स क्या क्या होंगे, ब्लड फ्लो, ब्लड टाइप, वॉल थिकनेस, ल्यूमन प्रेशर, वेल्स फंक्शन, सब कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। पोर्टल सिस्टम को भी हम सिर्फ यहीं तक नहीं छोड़ने वाले हैं, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हेपेटिक और हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम डिटेल डिस्कशन होगा। लिम्फेटिक सर्कुलर सिस्टम, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, सब कुछ हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो कल की क्लास प्लीज़ स्किप मत करना। तो मिलती हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।